तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 नवंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 22 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2025, तो अब G20 ये है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे आगे। पहले जानते हैं साल 2025 में आयोजित होने वाले इसके सम्मेलन के बारे में। तो दरअसल साल 2025 में यह G20 शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण है। इसका आयोजन किया जा रहा है 22 से 23 नवंबर तक। इसका मतलब आज से किया जाएगा। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में किया जा रहा है। दरअसल साल 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है और यह पहला मौका है जबकि अफ्रीका महाद्वीप में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय या फिर थीम क्या है? तो एकजुटता, समानता, साथ ही स्थिरता। तो अब G20 क्या है, इसे हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल इसका पूरा नाम हुआ ग्रुप ऑफ 20। दरअसल इसकी स्थापना की गई थी साल 1999 में। इसके सदस्य कौन से हैं अब? तो 19 देश हैं इसमें सदस्य। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय संगठन हैं और ये देश अब कौन से हैं? 19। तो इसमें शामिल हैं भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय संगठन कौन से हैं? तो ये है यूरोपीय यूनियन। इसके अलावा है अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन। ये शामिल हुआ था साल 2023 में, जिस सम्मेलन का आयोजन किया गया था भारत में। साल 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया के विकासशील देशों को एकजुट करना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से बचाव के उपाय तलाशना। इसके अलावा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन और साथ ही वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पे सहयोग स्थापित करना। और दरअसल हर साल इसकी बैठक 3 स्तरों पे आयोजित किए जाते हैं। ये कौन से हैं? तो पहला होता है लीडर समिट, जो कि नेताओं का शिखर सम्मेलन। इसके अलावा वित्तीय मंत्रियों और साथ ही केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बैठक का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा तीसरा कौन सा है? तो कार्यकारी समूह और साथ ही विशेषज्ञ समितियों की बैठक का आयोजन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2025, तो दरअसल इस प्रतियोगिता का 74वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसमें विजेता बनी है फातिमा बॉश, जो कि मैक्सिको की है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मनिका विश्वकर्मा ने। और साल 2024 में 73वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की बात करें तो इसकी विजेता रही थी विक्टोरिया केजर, जो कि डेनमार्क की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा बॉश। अगला सवाल है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 के दौरान कौन सा देश इसका पूर्ण सदस्य बना है? तो NSA CSC 2025, तो अब CSC ये है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और पहले जानते हैं CSC 2025 के बारे में। तो दरअसल यह बैठक आयोजित की जाती है NSA स्तर पे, यानी कि इसका संचालन NSA स्तर पे किया जाता है। इसका मतलब क्या? तो NSA इसका मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो दरअसल इसका आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के नेतृत्व में। और साल 2025 में इसका आयोजन कब किया गया है? तो 20 नवंबर को। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता की गई है इस 7वें संस्करण की, CSC के 7वें संस्करण की, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के द्वारा। इस दौरान सेशल्स पूर्ण सदस्य भी बना है CSC का। और इस बैठक में चर्चा किन विषयों पे की गई? तो समुद्री सुरक्षा, साथ ही आतंकवाद रोधी अभियान, इसके अलावा साइबर सुरक्षा आदि पे चर्चाएं इसमें की गई।
तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी साल 2011 से 12 में। इसका संचालन एनएसए स्तर पे किया जाता है, इसे हम पहले देख चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो दक्षिण एशिया और साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। और इसके सदस्य देश पहले से 5 थे। इस 2025 में 7वें संस्करण के दौरान सेशल्स पूर्ण सदस्य बना है, जो कि छठा बना है। तो पहले 5 कौन से थे, तो भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश। इसके अलावा छठा अब सेशल्स शामिल हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेशल्स। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा को 9 हवाई अड्डों तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दरअसल हाल ही में भारत द्वारा यूएई के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा बढ़ाई गई है। तो वीजा ऑन अराइवल यह है क्या, इसे भी हम समझेंगे आगे। तो दरअसल यह 9 हवाई अड्डों तक के लिए बढ़ाया गया है। पहले से ये सुविधा इन हवाई अड्डों पे थी। ये है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और कोच्चि। इसके अलावा हाल ही में नए और हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। ये कौन से हैं, तो ये है कोचीन, कालीकट और साथ ही अहमदाबाद। दरअसल किसी भी यूएई के नागरिक को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा इन उपरोक्त हवाई अड्डों पे दी जाएगी। अब इसका मतलब क्या, तो दरअसल वीजा ऑन अराइवल इसका मतलब ये कि यूएई से भारत आने वाले जो भी नागरिक यूएई के भारत आएंगे उन्हें इन एयरपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल के लिए आवेदन करना होगा। और अगर ये पर्यटन, व्यापार या फिर कॉन्फ्रेंस और चिकित्सा के उद्देश्य आते हैं तभी ये आवेदन इनके मान्य होंगे। और इनके पास पासपोर्ट वैधता कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। अब ये पासपोर्ट कैसे, तो दरअसल इनके पास पहले से ई वीजा या फिर पेपर वीजा होने चाहिए, तब इनका ये आवेदन मान्य किया जाएगा। और वीओए यानी कि वीजा ऑन अराइवल के तहत 60 दिन तक ये भारत में रह सकेंगे। इसके अलावा ये सुविधा किन्हें नहीं मिलेगी, किन यूएई नागरिकों को नहीं मिलेगी, तो ये इनमें शामिल होंगे ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो कि पाकिस्तान के स्थायी सदस्य होंगे, स्थायी निवासी होंगे। इसके अलावा ये इनके दादा दादी या फिर इनके माता पिता पाकिस्तान में रह रहे होंगे या फिर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ होगा, तो इन्हें इनकी सुविधा नहीं मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई। अगला सवाल है, हाल ही में सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025, तो दरअसल हाल ही में इसे सम्मानित किया गया है वेणु श्रीनिवासन को। अब ये हैं कौन, तो दरअसल ये वर्तमान में टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन है। इन्हें सम्मान क्यों दिया गया है, तो टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा उच्च गुणवत्ता मानक अपनाने के लिए दिया गया है, और जो कि 33वें सीआईआई एक्सीलेंस समिट के दौरान इन्हें अवार्ड दिया गया। अब सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार ये है क्या, तो दरअसल इसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि सीआईआई की एक शाखा इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी द्वारा दिया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ऐसे लोगों को सम्मानित करना जिन्होंने की गुणवत्ता प्रबंधन, साथ ही संचालन में उत्कृष्टता और दीर्घकालीन प्रतिष्ठा में योगदान दिए हो, इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेणु श्रीनिवासन। अगला सवाल है, बिरसा 101 थेरेपी किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो बिरसा 101 अब ये है क्या, तो दरअसल यह भारत की पहली स्वदेशी तौर पर विकसित की गई क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सिकल सेल डिजीज का इलाज करना। और इसका नाम किन के नाम पे रखा गया है, तो बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है। दरअसल हाल ही में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई है। इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो सीएसआईआर की एक शाखा है आईजीबीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीएसआईआर आईजीआईबी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नए राज्य मंत्रालय या फिर विभाग के गठन की स्वीकृति दी गई है? तो दरअसल हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले के विभाग की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ऐसे प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ना जो कि भारत से बाहर हैं या फिर अन्य राज्यों में बसे हुए हैं। दरअसल हर साल राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस भी मनाया जाता है 10 दिसंबर को।
अब राजस्थान, तो राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी है जयपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, वर्तमान राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। और राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। ये अब कौन से हैं? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसके अलावा अब राजस्थान अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 5 राज्यों से इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर में पंजाब से ये राज्य है, उत्तर पूर्व में हरियाणा से ये भी राज्य है, पूर्व में उत्तर प्रदेश से ये भी राज्य है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से ये भी राज्य है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में अपनी सीमा साझा करता है गुजरात से, ये भी राज्य है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है अपने पाकिस्तान से, जो कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम में साझा करता है। इसके अलावा राजस्थान का शहर उदयपुर झीलों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थानपुर का शहर जोधपुर एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे वायु सैनिक अड्डा है। इसके अलावा भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। प्लस वाले 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025। तो दरअसल इसका आयोजन किया गया था 8 से 14 नवंबर तक। कहाँ पे? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड आर्चरी एशिया और साथ ही बांग्लादेश आर्चरी फेडरेशन के द्वारा। इसमें भागीदारी किनकी रही है? तो 29 देशों के 207 तीरंदाजों ने इसमें भाग लिया था। और इस चैंपियनशिप में 4 श्रेणियों के तहत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। तो ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं? तो ये है रिकर्व पुरुष, इसके अलावा रिकर्व महिला, इसके अलावा कंपाउंड पुरुष, इसके अलावा कंपाउंड महिला। और भारत ने इसमें 10 पदक जीते, जिसमें कि 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य है। इसके अलावा भारत ने पुरुष रिकर्व टीम इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 पदक। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय कल महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय कल महोत्सव या फिर भारतीय कला महोत्सव 2025। तो दरअसल साल 2025 में इसका दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है हाल ही में? तो दरअसल इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ पे? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कब किया गया? तो 21 नवंबर यानी कि कल। और इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो राष्ट्रपति भवन द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। दरअसल साल 2024 में इस महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया गया था और 2025 में यह दूसरा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों और साथ ही राज्यों की कलात्मक परंपराओं, लोक कला, नृत्य, शिल्प, हस्तशिल्प आदि को आम जनता के सामने लाना। और साल 2025 के इस दूसरे संस्करण के लिए विषय या फिर थीम क्या है? तो पश्चिमी भारत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024, तो दरअसल यह साल 2025 में दिया गया है, लेकिन यह सम्मान है 2024 के लिए। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट अब हैं कौन? तो दरअसल यह चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं और साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। अब इसके अलावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साल 1986 में की गई थी, जो कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में इसे शुरू किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऐसे लोगों को सम्मानित करना जिन्होंने की अंतर्राष्ट्रीय शांति, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के लिए योगदान दिए हों। और पहली बार यह सम्मान किसे दिया गया था? तो जब इसकी स्थापना की गई साल 1986 में, तो पहला सम्मान दिया गया 1986 में ही साइमन पेरेज को, जो कि इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशेल बैचलेट। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 21 नवंबर। और 21 नवंबर को ही मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है, विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल था, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की कौन सी बार शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 10वीं बार।
अगला सवाल था कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी पैरा सोशल। अगला सवाल था हाल ही में रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 120 बहादुर। अगला सवाल था हाल ही में दक्षिण भारत की प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी कोयम्बटूर। अगला सवाल था अर्थ समिट 2025-26 में कौन कौन से क्षेत्र को जोड़ने की योजना है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट। अगला सवाल था हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश को 20वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए सऊदी अरब। अगला सवाल था 56वें IFFI यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में कंट्री ऑफ फोकस कौन सा देश है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी जापान। अगला सवाल था WHO द्वारा जारी ग्लोबल चाइल्डहुड वैक्सीनेशन रिपोर्ट 2025 में किस देश की टीकाकरण दर तेजी से बढ़ने की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी वियतनाम। अगला सवाल था निम्न में कौन सा देश नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए साझेदार देश है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम।